Assalamu alaikum aspirants, Taiba Hafiz here. I am climatologist, your environment science mentor. So food security का second part आज हम discuss करेंगे. इसका जो first part था climate change, food security and sustainable agriculture, उसमें मैंने आप लोगों को एक in-depth insight दी थी. What is food system, what is food security और जो emerging concerns है food security के in this era, उसमें उसके जो behind the factors क्या हैं, driving factors क्या हैं, जिसमें socio economic factors भी थे और climatic factors भी थे. तो वो एक इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए. अभी मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगी कि किस तरह से जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो फूड सिक्योरिटी को एग्रावेट कर रहे हैं. हाउ एग्रीकल्चरल सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर बीइंग अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज. So let me share the screen. अच्छा, इसमें एक तो क्लाइमेट चेंज पे मैं डिटेल में बात करूंगी और फिर उसके बाद हम ग्लोबल फूड क्राइसिस की जो रिपोर्ट है वो भी डिस्कस कर लेंगे और नेशनल लेवल पे भी हम एक 5 पॉइंट एजेंडा देखेंगे जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया था, किस तरह से उसको हम नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए गाइडलाइन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, फूड सिक्योरिटी की जब मैं बात करूं तो क्लाइमेट चेंज किस तरह से फूड क्राइसिस को एनहांस कर रहा है उसके पीछे सिर्फ एक सिंगल फैक्टर नहीं है. हम ये नहीं देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज ये है तो इससे प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है. हमें ये देखना है कि क्लाइमेट चेंज की बेसिकली कौन कौन सी डायमेंशंस हैं दैट आर लिंक्ड विद द फूड सिक्योरिटी. ठीक है. तो उन सारी डायमेंशंस को हम कंसिडर करेंगे और फिर साथ हम ये देखेंगे कि वो फूड सिक्योरिटी के को किस तरह से अफेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लाइमेट चेंज की बात करूं तो ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज जो है वो इट इज ऑल अबाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज हो गया है, प्लेनेट अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग हो गई है और उसकी वजह से वेदर पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, प्रिसिपिटेशन पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, ड्राउट है, वाटर शॉर्टेज है, लैंड डिग्रेडेशन है, डिजास्टर्स आ रहे हैं. इट इज ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्लाइमेट चेंज का पार्ट है. ये सब क्लाइमेट चेंज के आउटकम्स हैं. तो हम इन फैक्टर्स को वन बाय वन अपने एग्रीकल्चरल सिस्टम से रिलेट करेंगे. सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर देख लें, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है दुनिया का और जो एक नेचुरल फिनोमिना था अर्थ का वो चेंज होता जा रहा है. अब टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्रॉप्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, प्रोडक्शन जो है वो कैसे अफेक्ट होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे. देखें, जो भी एक क्रॉप है, जैसे अगर मैं वीट की एग्जांपल लूँ, राइस की एग्जांपल लूँ या मैं मैंगो की एग्जांपल लूँ, उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है. अब ग्रोथ की बहुत सारी स्टेजेस हैं जिसमें सीड जो है वो फिलिंग की स्टेज होती है, जिसमें ग्रेन जो है वो उसके साइज को इंक्रीज होना होता है, जिसमें फ्लावरिंग की एक स्टेज होती है सबसे पहले. ठीक है. तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं, फिर क्रॉप जो है वो फाइनली मेच्योर हो जाती है. तो हर हर स्टेज पे एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है क्रॉप को अपनी ग्रोथ के लिए. अगर वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाए या वो डिक्रीज हो जाए एक खास रेंज से, तो क्रॉप की जो ग्रोथ है या उसकी जो प्रोडक्शन है या उसकी जो मेच्योरिटी है वो अफेक्ट होती है डेफिनेटली. ठीक है. अच्छा, दूसरी दूसरी तरह से आप इसको इस तरह से देखें कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो इट इज सेड कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि ज्यादा सारी जो सोलर रेडिएशन है वो प्लांट्स को मिलती है, जल्दी जल्दी से फोटोसिंथेसिस होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत स्पीड अप हो जाती हैं. तो जो आपकी फसल है वो बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती है, तो वो हार्वेस्टिंग स्टेज पे बहुत जल्दी पहुंच जाती है. लेकिन इसका एक नुकसान होता है. साइकिल तो वो अपने आप जल्दी कंप्लीट कर लेती है. फॉर एग्जांपल, अगर 4 मंथ लगेंगे आपकी क्रॉप को तो मे बी वो 3 मंथ में जो है वो कल्टीवेशन के लिए रेडी हो जाए, हार्वेस्टिंग के लिए. बट उसका उससे प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी आपकी जो क्रॉप है उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी. ठीक है. अच्छा, उसका जो सीड है वो अच्छी तरह से फिल नहीं होगा, सीड नहीं बनेगा अच्छी तरह से, उसका फ्रूट प्रॉपर नहीं बनेगा, उसका जो ग्रेन साइज है वो छोटा रह जाएगा, उसका जो न्यूट्रिएंट अपटेक है वो लो होगा, उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है क्रॉप की वो नहीं होगी जो बेसिकली आपको चाहिए. आपकी सिर्फ बैलेंस फिल होंगी
लेकिन वो भी प्रोडक्शन आपकी कम हो जाएगी। आपको अपनी क्रॉप इंपोर्ट करनी पड़ेगी बाहर से, जिसकी वजह से आपकी कंट्री फूड सिक्योरिटी की तरफ जाएगी। तो टेम्परेचर के चेंज हो जाने से आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। ये एक साइड है टेम्परेचर का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से। इसके अलावा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जो आपकी लैंड है, जो सोइल है, जिसमें उस क्रॉप की रूट्स हैं, जहां से वो न्यूट्रिएंट अपटेक कर रही है, इसका अपना एक इकोसिस्टम है, इसका अपना एक एनवायरनमेंट है, सोइल की अपनी एक बायोडाइवर्सिटी है जिसको सोइल बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसके सॉइल के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि रेस्पायरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट रेस्पायरेशन के लिए और माइक्रोबियल रेस्पायरेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और बहुत सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं आपकी सॉइल के अंदर। इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, आपने फर्टिलाइजर ऐड किया है, इसके अंदर वाटर है, आपने वाटर ऐड किया इरिगेशन के लिए। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप फर्टिलाइजर ऐड कर रहे होते हैं। उन फर्टिलाइजर से ये न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और जो माइक्रोब्स हैं, जो आपने मेन्योर डाला, एनिमल मेन्योर, जो ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल, माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं, तो ये डिकम्पोजिशन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब इन माइक्रोबियल एक्टिविटीज को और ये जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे, ये जो सब ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो यहाँ पे एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, और डीकम्पोजिशन की डिफरेंट स्टेजेस पे एंजाइम्स जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है, enzymes are temperature specific, microbes are temperature specific, nutrient uptake and nutrient release is temperature specific। ये सारी की सारी एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। आपकी बेसिकली सॉइल की बायोडाइवर्सिटी चेंज हो जाएगी, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट जो रिलीज है, न्यूट्रिएंट डिस्चार्ज जो है वो डिस्टर्ब होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटीज डिस्टर्ब होंगी, माइक्रोब्स उस तरह से डिकम्पोजिशन नहीं कर सकेंगे, न्यूट्रिएंट अपटेक जो आपकी क्रॉप का है वो लो हो जाएगा, जिससे वो वैसे ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे नाइट्रोजन उसको प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, स्टार्च बनाने के लिए, सेलुलोज बनाने के लिए, और जितनी भी उसकी एक्टिविटीज हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको मैग्नीशियम चाहिए, क्लोरीन चाहिए, पोटेशियम उसको स्टोमेटल ओपनिंग के लिए चाहिए। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिलेंगे अगर उसको उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही लॉजिकल से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाना चाह रही हूँ कि क्लाइमेट चेंज से किस तरह से आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अफेक्ट हो रही है, और जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो फूड सिक्योरिटी की तरफ जा रही है। ओके, नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, या आप सिंपल वर्ड्स में कह लें रेनफॉल। अब रेनफॉल के पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, स्पेशली इन द सब कॉन्टिनेंट, इन साउथ एशिया। जो मॉनसून का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, बारिशें या तो नहीं हो रही या फिर बहुत ज्यादा हो रही हैं। अच्छा, इसके रीजन क्या है? इसके रीजन भी मैं क्लाइमेट चेंज जब पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है तो आपकी एयर वार्म हो जाती है। जब एयर वार्म होती है तो वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है, इट होल्ड मोर मॉइस्चर, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती रहती है, और एटलीस्ट 20% मोर मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब करती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेन, नॉर्मल एयर जो होती है। अच्छा, जब फिर क्लाउड फॉर्मेशन इस वार्म एयर से होती है, जब जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठती है, जैसे जैसे वो ऊपर जाती हैं हाइट पे, वो कोल्ड होती जाती है, और फिर वो कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स बनाती हैं, बादल बनते हैं। अब वो क्लाउड फॉर्मेशन बनती है। इस सारे प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इतनी वार्म एयर जल्दी कोल्ड नहीं होती, और वो ज्यादा अरसे तक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते रहती है। उसके बाद जब क्लाउड फॉर्मेशन बनती है तो वो बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, बहुत हैवी प्रेसिपिटेशन होती है। तो एक तो लंबे अरसे तक बारिश नहीं हुई, उससे आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन बहुत अफेक्ट हुई है, क्योंकि उसको जो पानी 1 by 1 चाहिए था, रेगुलर इंटरवल्स पे चाहिए था, वो उसको नहीं मिला। और फिर आपकी लैंड में भी उन दिनों पानी नहीं रहा, क्योंकि वाटर रिजर्व्स आपके इतने, वाटर स्टोरेज जो है वो आपकी अफेक्ट हुई, और ट्यूबवेल से और बाकी चीजों से भी आप उसको अच्छी तरह से इरिगेट नहीं कर सके। और जब फिर बारिश हुई वो इतनी हैवी, इतनी इंटेंस रेनफॉल थी कि वो डिजास्टर में कन्वर्ट होगी, और उससे फिर उसकी फ्लावरिंग बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। जैसे अगर हम मैंगो प्रोडक्शन की बात करें,
तो रेनफॉल की वजह से लास्ट ईयर उसकी फ्लावरिंग बहुत ज्यादा डिले हो गई थी। मैं आपको जब बाद में एग्जांपल दूंगी तो मैंगो का केस मैं आपको बाद में समझाऊंगी डिटेल में, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एज एन एग्जाम्पल कोट करने के लिए। तो इस तरह से जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स हैं वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अब उसके थर्ड है ड्राउट। ड्राउट से ऑफ कोर्स आपकी जो लैंड है, जो सॉइल है, सबसे पहले तो उसके ऊपर अफेक्ट आएगा। सॉइल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर वो मॉइस्ट ही नहीं है, वेट नहीं है, उसके अंदर वाटर नहीं है, पानी नहीं है, उसके पोर्स जो है वो ड्राई है, तो रूट्स को वाटर कहाँ से मिलेगा? आपको पता है जो वाटर है, जो पानी है, यही मेन सोर्स है न्यूट्रिएंट अपटेक का। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्ट नहीं जा रहे आपके रूट्स में, वो वाटर में डिसॉल्व्ड होके जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर पानी नहीं मिल रहा आपकी आपकी फसल को, आपकी क्रॉप को, तो उसका मतलब उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। सॉइल, अपनी सॉइल की जो अपनी हेल्थ है, जो अपनी प्रोडक्शन है, वो भी अफेक्ट होगी। और जो आपकी सॉइल है वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ चली जाएगी, उसमें डेजर्ट लाइक कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी, वो ड्राई हो जाएगी, वहां पे सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाएगी, सॉइल पैचेस बन जाएंगे। तो आपका जो सोर्स है एग्रीकल्चर का, जो आपकी सॉइल है, वही, जो आपके रिसोर्सेज हैं वही डिस्टर्ब हो जाएंगे, वही अफेक्ट होंगे। तो फिर इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगी। इसके बाद फोर्थ में आप लैंड डिग्रेडेशन देख सकते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसमें वही कि सॉइल बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट हो रही है, सॉइल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है, जो उसका न्यूट्रिएंट रिजर्व है, जिसकी वजह से डिग्रेडेड लैंड जो है वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अफेक्ट करी है। एक इसमें और आप कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर आप अपनी सॉइल में कुछ थोड़ा बहुत वाटर ऐड कर भी रहे हैं, वो सारा इवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हीट वेव्स है, वो वेपर्स बन के आपकी एयर में जा रहा है। इसी वजह से तो वो मॉइस्चर बन रहा है और उसको वार्म एयर एब्जॉर्ब करिए। तो अब जो वाटर है वो सिंपल प्योर वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है जो आप अपनी लैंड को अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली वो सैलाइन वाटर है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा साल्ट, वेस्ट, हैवी मेटल्स, इम्प्योरिटीज ऐड है, तो सैलाइन वाटर है। जब वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा? साल्ट। तो आपकी जो लैंड है वो सैलाइन सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी, साल्टी लैंड हो जाएगी। उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो साल्ट टाइप क्वालिटीज आ जाएंगी, जिसकी वजह से वो इस काबिल ही नहीं रहेगी कि वहां पे आप किसी क्रॉप को ग्रो कर सके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा जिस चीज का इफेक्ट आ रहा है, फूड सिक्योरिटी की रीजन है, दैट इज पेस्ट अटैक एंड डिजीजेस। पेस्ट अटैक एंड डिजीजेस भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है। जैसे कोविड-19 को क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा लिंक किया जाता है, बिकॉज नया, जब न्यू टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर सेट हो रहा है, न्यू ग्लोबल मॉइस्चर जो है वो सेट हो रहा है, पीएच जो है वो न्यू सेट हो रही है, जब एक नेचुरल फिनोमिना ट्रांजिशन में है, जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं प्लैनेट अर्थ के वो ट्रांजिशन में है, तो न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, न्यू कंडीशंस जो है वो फेवरेबल बन रही है फॉर the production of the new bacterias, new viruses। तो न्यू पैथोजेंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं दुनिया में, नई नई कॉलोनीज बन रही हैं, नई नई वेरिएंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसी डिजीजेस, ऐसे इंसेक्ट्स, ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसे वायरसेस जो पहले डिस्कवर नहीं हुए, तो वो उनका क्रॉप्स के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर एपिडेमियोलॉजी में आप जाएं, मतलब वो साइंस की वो ब्रांच है जो ये जितने भी पैथोजेंस हैं, इनका कंट्रोल, इनके प्रोडक्शन और इन सबको जो है वो स्टडी करती है। तो जो वीट के, राइस के पेस्ट हैं जो उनके ऊपर अटैक करते हैं, आपको पता है जो भी क्रॉप होती है उसके खास पेस्ट होते हैं, इसीलिए उस क्रॉप को प्रॉपर पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है ताकि उसके पेस्ट उसके ऊपर अटैक ना करें। वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं और उनकी नई नई वेरिएंट्स सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से उन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए टफ हो गया है, खासतौर पर फार्मर्स के लिए, खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, सोर्सेज अच्छे नहीं है, हमारे पास मेडिसिन अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। तो फूड सिक्योरिटी दैट इज वाई इन नेशंस में ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा, इसके बाद
आप नेक्स्ट जो फैक्टर है वो वर्क फोर्स का है, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली साउथ एशिया में देख लें, लैटिन अमेरिका में देख लें, सब सहारन अफ्रीका में देख लें। जो आपकी वर्क फोर्स है, खासतौर पर डेवलपिंग नेशंस में काम करने के लिए, उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट्स आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। वीट और राइस ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो पाकिस्तान में की मेजर क्रॉप्स हैं, ठीक है। ये हमारा जो फूड बाउल है उसमें वीट एंड राइस मेजर क्रॉप्स हैं, जो हमारी डोमेस्टिक क्रॉप्स हैं, जिनके ऊपर हमारा जो पूरा फूड सिस्टम है वो डिपेंड कर रहा है। तो इनको बहुत ज्यादा लेबर की और वर्क फोर्स की जरूरत होती है फील्ड में। अब दे आर फेसिंग हीट वेव्स, बहुत ज्यादा हीट वेव्स एक्सपोजर उनको हो रहा है, डिफरेंट डिजीजेस वो फेस कर रहे हैं। फिर उनके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, उनकी डाइट अच्छी नहीं है, उनके इम्यून सिस्टम अच्छे नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है उनके पास, उनके वेजेस बहुत ज्यादा कम है, और डिजास्टर्स को वो फेस कर रहे हैं, हंगर को वो फेस कर रहे हैं, न्यू डिजीजेस को वो ज्यादा वल्नरेबल है। तो जो वर्क फोर्स है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। उनका जो सन को या सोलर रेडिएशन को जो एक्सपोजर है वो अब उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वर्क फोर्स आपकी कम से कम होती जा रही है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है जो मैं डिस्कस करूंगी, दैट वुड बी डिजास्टर्स। अब एक ये तो बाकी सारा स्पेसिफिक फैक्टर्स थे ना। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है बहुत ज्यादा फ्लड आता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स आती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो वाइल्ड फायर्स आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से हैवी रेनफॉल हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो रहा है। तो ये सारे डिजास्टर्स हैं, इनका भी एग्रीकल्चर पे ऑफ कोर्स जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आपकी पूरी की पूरी फसलें तबाह हो रही हैं। अभी जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए, पूरे के पूरे गार्डन्स ऑर्किड्स जो थे एप्पल के और बनानास के, वो सब तबाह हुए, जिसकी वजह से आपकी आपकी एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया। वैसे ओवरऑल 10 बिलियन डॉलर लॉस हुआ है पाकिस्तान को, लेकिन सिर्फ अगर हम एग्रीकल्चर पे देखें तो आपकी कॉटन क्रॉप, आपकी शुगर केन की क्रॉप और आपकी लैंड इस तरह से डिस्टर्ब हो गई है, वो इतनी डिग्रेडेड हो चुकी है कि अगले कई साल तक आप वहां से वो प्रोडक्शन नहीं ले सकेंगे जो आप अभी तक लेते आ रहे थे। तो ये एक डिजास्टर की वजह से है, ठीक है। सो ये सारी वो क्लाइमेटिक स्ट्रेसेस हैं। इसके साथ जो लास्ट फैक्टर मैं डिस्कस करूंगी, इन सब फैक्टर्स की वजह से फिर अब क्या हो रहा है। जाहिर है जब फूड सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है तो इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर देती हैं। तो अगर मैं एनालिसिस करूं करंट सिचुएशन का, अगर अब हम इन सारे फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट करें और हम एक एनालिटिकल अप्रोच से फूड सिक्योरिटी को देखें, तो अभी आजकल हो क्या रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको खाने को नहीं मिल रहा, वैसे तो वो भी नहीं मिल रहा। अभी मैं आपको जब फैक्ट्स बताऊंगी तो पाकिस्तान की कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो हंगर है उनमें, और फिर फैमिन या पॉवर्टी या माल नरिशमेंट, तो यू वुड बी अमेज्ड। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है जहाँ पे प्राइसेस सेट होती हैं, जहाँ पे मेजर क्रॉप्स एक्सपोर्ट की जाती है, वहां पे जो हेजेमनी है वो एजुकेटेड फार्मर्स की है, ठीक है, और वेस्टर्न जो है वो नेशंस की है, क्योंकि उनके एग्रीकल्चरल सिस्टम्स बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, उनके एग्रीकल्चरल सिस्टम बहुत ज्यादा रेजिलियंट है। तो अगर जो पाकिस्तान जिन क्रॉप्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर पाकिस्तान उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान की में उनकी प्रोडक्शन कम से कम होती जाएगी, तो ऑफ कोर्स वो अपना हमारे जो कस्टमर हैं हम उनको खो देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स यूएसए या जर्मनी, सपोज कनाडा, इन नेशंस को अगर हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो यूएसए जर्मनी कनाडा जापान, जी हमारी मेजर जो है वो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करती हैं या इंपोर्ट, सॉरी, पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रही है ये क्रॉप्स को। तो ये हमारे कस्टमर्स हैं। अगर राइस की प्रोडक्शन डेविएट कर जाएगी, पाकिस्तान में कम हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स दे वुड डेविएट फ्रॉम पाकिस्तान, वो इंडिया की तरफ टिल्ट कर जाएंगे, या उनको और बहुत सारी नेशंस मिल जाएंगी जहां से वो फिर राइस को परचेज कर लेंगे, या वो राइस को खुद अपने इंडिजिनस राइस को वो एस्टैब्लिश कर लेंगे।
तो इस इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा कि जो पाकिस्तान के राइस की वैल्यू गिर जाएगी। अब अगर हम 5-10 साल लगा के दोबारा से अपनी राइस की प्रोडक्शन को अपलिफ्ट करते हैं और थोड़ा बहुत सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं, तो दोबारा मार्केट में हमारी वो वैल्यू नहीं रहेगी, हमें उस तरह से कस्टमर नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारे राइस की वो प्राइस मार्केट में सेट नहीं होगी। इसी तरह से जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर अक्रॉस द वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी प्रोडक्शन पे अफेक्ट आ रहा है, तो हमें वो हाई प्राइस में खरीदनी पड़ेगी। तो एज अ डेवलपिंग नेशन ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसी तरह से अगर हम किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस भी अपलिफ्ट हो जाएगी, तो वो फिर बाकियों के लिए बेनिफिट होगा, बाकी फार्मर्स के लिए, वो हमारे लिए नहीं होगा। तो फूड सिक्योरिटी की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, और फिर वो प्राइस फ्लक्चुएशन आपकी नेशनल मार्केट में आती है, और फिर इससे एग्रीकल्चरल या फूड इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर जो कॉमन मैन है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है और वो उसको परचेज नहीं कर पाता। सो ये राइस का सारा सिनेरियो है जिसको आप इंटरनेशनल रिलेशंस से और करंट अफेयर्स से भी लिंक कर सकते हैं। अब जो इस लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट क्या कहती है। अगर हम बहुत ज्यादा रीसेंट स्टैटिस्टिक्स को देखें, करंट जो सिनेरियो है फूड सिक्योरिटी का अक्रॉस द वर्ल्ड, वो क्या है। ठीक है, 2023। अच्छा, इसमें जो रिपोर्ट है वो मैंने ली है ग्लोबल अलायंस की, ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी। ये चीजें आप नोट कर लें। ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड सिक्योरिटी पे रिपोर्ट इशू करती है या एनुअल स्टैटिस्टिक्स देती है। तो इनकी जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट है वो ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट देयर आर 3 major areas in the world that are severely affected by food security, जिसमें साउथ एशिया है, जिसमें लैटिन अमेरिका है, जिसमें सब सहारन अफ्रीका है। ये 3 मेजर रीजन्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज के सबसे ज्यादा इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा हंगर है, सबसे ज्यादा फूड सिक्योरिटी है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन है, सबसे ज्यादा डिजास्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि इनके टेम्परेचर रिलेटिवली यहाँ इन एरियाज के टेम्परेचर हायर है। ये थोड़े कोल्ड, ड्राई और हॉट रीजन्स जो है वो कंसिडर होते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अब साउथ एशिया में ही पाकिस्तान आता है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान इस रीजन का पार्ट है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो ग्लोबली 205 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर फेसिंग सिवियर फूड क्राइसिस। ठीक है, सिवियर फूड क्राइसिस वो फेस कर रहे हैं ऑलमोस्ट 205 मिलियन पीपल, जो कि रह रहे हैं मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स में। ठीक है, मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स में, जिन रीजन्स के ऊपर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा। सो आई वर डिस्कसिंग ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट 2023। अच्छा, इसमें मैं बात कर रही थी कि जो 205 मिलियन पीपल हैं वो पाए जाते हैं जो मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स इन द वर्ल्ड है वहां पे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट को देखें, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट फूड सिक्योरिटी की वजह से जो हंगर है, जो फैमीन है, वो एक तरफ है, बट जो कॉस्ट है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की वो बहुत इंक्रीज हो गई है अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसकी वजह से लोगों के लिए फूड को अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। एक तो है कि प्रोडक्शन कम हो रही है, दूसरा ये कि जहां पे प्रोडक्शन है, जो चीज आपकी मार्केट में अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। क्योंकि जब फूड सिक्योरिटी, जब क्लाइमेट चेंज की वजह से सिर्फ ये नहीं हो रहा कि टेम्परेचर बढ़ गया तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगी। बेसिकली जब वाटर शॉर्टेज हो रही है, जब ड्राउट हो रहा है,
तो ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल से वाटर आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप जब बहुत ज्यादा ट्यूबवेल चलाते हैं तो आपको उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, आपको उतनी ही ज्यादा पेट्रोल की जरूरत होती है। बट अब इंटरनेशनल मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा हैवी हाई हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, पेट्रोल शॉर्टेज है, ये भी सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो ये इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा है। फिर फर्टिलाइजर जो है वो बहुत शॉर्ट है इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान में डीएपी के क्राइसिस आए थे, तो वो फर्टिलाइजर जो फार्मर्स हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी भी वो बहुत ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। अब अगर किसी क्रॉप को की प्रोडक्शन ही इतनी महंगी उन्हें पड़ रही है, उसकी कॉस्ट उन्हें इतनी ज्यादा पड़ रही है, तो ऑफ कोर्स जो थोड़ी बहुत प्रोडक्शन वो कर रहे हैं जब वो मार्केट में जाएगी उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो प्राइसेस का हाई होना एक बहुत मेजर कंसर्न है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अब अगर इसी में से कंट्री प्रोफाइल पे जाएं और पाकिस्तान का डाटा देखें ग्लोबल फूड क्राइसिस में, तो पाकिस्तान में इस वक्त 32% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, 32% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ये 72 मिलियन पीपल बन रहे हैं। दे आर फेसिंग सिवियर फूड क्राइसिस और यू कैन से हंगर, ठीक है, जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिल रही कि वो एक दिन में 2 टाइम का या 3 टाइम का खाना खा सके। एंड 20% जो पीपल हैं, ऑलमोस्ट कोई वो 40 to 42 मिलियन लोग बनते हैं, दे आर अंडर नरिश्ड, ठीक है, दे आर फेसिंग माल जो है वो न्यूट्रिशन, उनको अच्छी न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं मिल रही, उनको जिंक नहीं मिल रहा ग्रोथ के लिए, उनको कैल्शियम नहीं मिल रहा, उनको वाइटामिन नहीं मिल रहे, ठीक है। तो दे आर बेसिकली अंडर नरिश्ड पीपल। अब अगर पाकिस्तान का ग्लोबल जो है वो हंगर इंडेक्स देखा जाए, तो उसमें भी पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो काफी लोअर लेवल पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो पाकिस्तान का नंबर है दैट इज 99th आउट ऑफ 120 कंट्रीज। मतलब हम 99th नंबर पे हैं फूड सिक्योरिटी में। तो ये जितने भी जितना भी ये डाटा है या जितने भी ये फैक्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू दीज फैक्ट्स और अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो, पाकिस्तान में इस वक्त फूड सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक केस स्टडी बतानी थी जिसमें मैंने मैंगो का केस आप लोगों से डिस्कस करना था, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा रेफरेंस हो सकता है पेपर में देने के लिए। लास्ट ईयर पाकिस्तान में जो मैंगो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो गई बाय 50%, ठीक है। मैंगो प्रोडक्शन 50% ड्रॉप कर गई एक सीजन में पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो मैंगो की प्रोडक्शन है वो बहुत लार्ज स्केल पे होती है, और पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में मैंगो का बेसिकली एक्सपोर्टर है। लेकिन 1.9 मिलियन टन्स जो है वो प्रिडिक्टेड थी कि प्रोडक्शन होगी, लेकिन 0.9 मिलियन टन्स जो है वो सिर्फ ये प्रोडक्शन मिली हमें। अच्छा, अब इसकी रीजन क्या थी? मैंगो की क्यों इतनी प्रोडक्शन, मतलब बिल्कुल ही वो 52, बल्कि अगर आप कुछ जगह पे देखें, कुछ न्यूज़पेपर में देखें उन दिनों के, अगर आप सारे आर्टिकल्स ढूंढें, तो कुछ न्यूज़पेपर में वो 60% डिक्लाइन इन मैंगो प्रोडक्शन बताया। अब इसकी सारी की सारी रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज। और इसके ऊपर बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी थी, अगर आप कोई एक दो स्टेटमेंट लिखेंगे जब नेशनल किसी एजेंसी का रेफरेंस देंगे तो वो ज्यादा अच्छी होगी। जो हमारे पाकिस्तान में मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं अब्दुल गफ्फार, उनकी मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि जो मैंगो की प्रोडक्शन में 50 to 60% डिक्लाइन आया है, इसके पीछे दो रीजन है, एक है टेम्परेचर और एक है रेनफॉल, ठीक है। अब जो टेम्परेचर है, अच्छा मैंगो का थोड़ा सीजन आप समझ लें। मैंगो की जो बेसिकली जो फ्लावरिंग हो रही होती है या इसका जो फ्रूट बन रहा होता है वो बनता है मार्च अप्रैल में, ठीक है। फिर मई के एंड पे और जून में आपका मैंगो आ जाता है मार्केट में। अब मार्च अप्रैल में मैंगो को फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये उसकी उसकी रेंज है टेम्परेचर की। बट इस दफा मार्च एंड अप्रैल में टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिपोर्ट होता रहा है। इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से
मैंगो की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बारिश नहीं हुई जो कि फ्लावरिंग के लिए चाहिए थी, जो फ्लावरिंग की स्टेज थी तब बारिश नहीं हुई। लेकिन जब फ्लावरिंग की स्टेज गुजर गई तो अनसीजनल रेनफॉल हुई। अच्छा, अब अनसीजनल रेनफॉल से जो थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हुई थी वो सारी डैमेज हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि वो जो थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हुई थी वो अनसीजनल रेनफॉल से डैमेज हो गई, जिसकी वजह से सीड ही नहीं बना, जिसकी वजह से फ्रूट ही नहीं बना, और 50 to 60% जो डिक्लाइन है वो मैंगो प्रोडक्शन में आया। सेम डाटा रिपोर्ट किया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से, ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो कि हर कंट्री में काम करती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से टेम्परेचर के चेंज होने से, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के चेंज होने से, क्लाइमेटिक स्ट्रेसेस आने से अक्रॉस द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज, फूड सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, और एग्रीकल्चरल सिस्टम्स जो है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगी डिटेल में, और हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।